चलिए हाँ ठीक है ठीक है, हैप्पी बर्थडे। चलो लिखिए, अब हम आज एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, लिखेगा। जो टॉपिक आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज द नेम ऑफ द टॉपिक इज मर्जर अमलगमेशन। ये आपको क्या लग रहा है? हमें क्या पूछ रहे हो? कह रहे ये कौन से पेपर में है? वो कहते हैं मोर एनालिसिस लीड्स टू पैरालिसिस। तो ये अब तुम्हारे हालात होने लगे हैं। जो ये मर्जर अमलगमेशन है, अच्छा, जो ये मर्जर अमलगमेशन का टॉपिक है, लिखेगा, ये जो मर्जर अमलगमेशन का टॉपिक है लेडीज एंड जेंटलमैन, तो लिखेगा ये 3 पार्ट में डिवाइड है। लिखेगा पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3, ठीक है। लिखेगा आज जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज मर्जर अमलगमेशन एंड अदर एस्पेक्ट्स। क्या डिस्कस करने जा रहे हैं? मर्जर अमलगमेशन एंड अदर एस्पेक्ट्स। लिखिए, तो वी आर गोइंग टू डिस्कस मर्जर अमलगमेशन एंड अदर एस्पेक्ट्स। और लिखिएगा, मैं ये बताना चाह रहा था कि इसमें 2 पार्ट है, दैट इज बेसिक्स, और लिखिएगा मर्जर अमलगमेशन एंड द कंपनीज एक्ट। मर्जर अमलगमेशन एंड व्हाट? द कंपनीज एक्ट। तो 2 पार्ट है बेसिकली। तो मर्जर अमलगमेशन द कंपनीज एक्ट। तीसरा लिखिएगा मर्जर अमलगमेशन एंड अदर एस्पेक्ट्स। मर्जर अमलगमेशन एंड व्हाट? अदर एस्पेक्ट्स। तो लिख लीजिएगा, दैट इज गिवन ओवर देयर। तो दैट इज पार्ट 1, दैट इज पार्ट 2, दैट इज पार्ट 3। ठीक है, बात समझ में आई आप लोगों को? तो वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट द थर्ड पार्ट, दैट इज पार्ट 3, दैट इज बेसिक्स। अभी सब दिखाऊंगा आपको, समझाऊंगा, पहले ध्यान से सुनिएगा प्लीज, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्या नाम है? बेसिक्स, मर्जर अमलगमेशन। अब ध्यान से सुनना, ये वाले जो 2 पार्ट है, अब यहां पे 2 तरीके के बच्चे अभी मुझे देख रहे होंगे। इसके ऊपर हम लोग ऑलरेडी 21 क्लास कर चुके हैं, ऑलरेडी हम इसके ऊपर 21 क्लासेस कर चुके हैं, ठीक है। लेकिन कुछ बच्चों ने, क्या पता वो 21 क्लास देखी है या पता नहीं वो 21 क्लास नहीं देखी, आई डोंट नो, ठीक है। लेकिन इसके ऊपर वो 21 क्लास मैंने पहले करवाई थी। तो अगर आपने 21 क्लास देख ली, वेल एंड गुड, नो प्रॉब्लम एट ऑल। लेकिन अगर आपने 21 क्लास नहीं देखी, जिसने 21 क्लास देख ली बड़ी अच्छी बात है, लेकिन जिसने 21 क्लास नहीं देखी तो भी कोई दिक्कत नहीं है। क्या मैंने अभी कुछ दिन पहले, आई थिंक 1-1.5 महीने पहले, मर्जर अमलगमेशन की एक मैराथन भी ली थी। और मैंने ये बोला था कि उन सब बच्चों को, जो भी जून दिसंबर वटेवर, सबको मर्जर अमलगमेशन की मैराथन जरूर देखनी है, सो दैट यू क्लैरिटी अबाउट द मर्जर अमलगमेशन। तो मुझे बता दो जल्दी से, कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो 21 क्लास देख चुके हैं? कोई बात नहीं। और कितने ऐसे जिसने 21 क्लास नहीं देखी लेकिन मर्जर अमलगमेशन की मैराथन देख ली है? बहुत बढ़िया। और कितने ऐसे जिसने दोनों में से कुछ भी नहीं देखा? तो आपने दोनों में से कुछ भी नहीं देखा, चलो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, देख लिया तो भी अच्छी बात। लेकिन आई वुड सजेस्ट मर्जर अमलगमेशन की मैराथन देख लीजिएगा तो बेटर है, ठीक है। नाउ तो उसके आगे अब हम कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ा रहे हैं, उसके आगे हम कॉन्सेप्ट को बढ़ा रहे हैं, दैट इज मर्जर अमलगमेशन एंड अदर एस्पेक्ट्स। और जिसने नहीं भी देखा तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम लोग क्या डिस्कस करने जा रहे हैं? मर्जर अमलगमेशन के अदर एस्पेक्ट्स, ठीक है सर। मैं आपको एक छोटा सा ओवरव्यू दूंगा ताकि जिसने मर्जर अमलगमेशन नहीं भी देखा, हाँ जी, वो भी उसे समझ ले, तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो लिखिएगा मर्जर अमलगमेशन एंड अदर एस्पेक्ट्स में हम लोग क्या क्या करेंगे। तो लिखिएगा, इसमें हम आपको पढ़ाएंगे मर्जर अमलगमेशन एंड अकाउंटिंग एस्पेक्ट्स। मर्जर अमलगमेशन एंड अकाउंटिंग एस्पेक्ट्स। इसके अंदर मैं आपको करवाऊंगा मर्जर अमलगमेशन एंड स्टैंप ड्यूटी एंड द स्टैंप एक्ट। इसमें हम आपको कराएंगे मर्जर अमलगमेशन एंड टैक्सेशन, ठीक है। इसमें हम आपको करवाएंगे मर्जर अमलगमेशन एंड द कॉम्पिटिशन एक्ट। इसके अंदर हम आपको करवाएंगे बेटा मर्जर अमलगमेशन एंड, लिखिएगा प्लीज। इसके अंदर हम क्या करवाने वाले हैं जल्दी से बताओ?
दैट इज अकाउंटिंग एस्पेक्ट, स्टैम्प एक्ट, दैट इज अ टैक्सेशन, दैट इज अ कॉम्पिटिशन बेसिकली। और इसके अंदर हम आपको करवाने वाले हैं, श्रुति कह रही है दोनों देख ले, फैंटास्टिक। ठीक है, कंपटीशन, अकाउंटिंग एस्पेक्ट, स्टैम्प एक्ट, टैक्सेशन एंड कंपटीशन। ठीक है सर, और ध्यान से सुन लीजिएगा प्लीज। और दैट इज गिवन ओवर देयर। तो मर्जर, अमलगमेशन, अदर एस्पेक्ट, और दैट इज अ कंपटीशन एक्ट। और ये यहां पे लिखिएगा, और क्या था, एलओडीआर, मर्जर अमलगमेशन एंड एलओडीआर, मर्जर अमलगमेशन एंड फैमा, मर्जर अमलगमेशन एंड माइनॉरिटी इंटरेस्ट, माइनॉरिटी इंटरेस्ट एंड एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये चीज हम करने वाले हैं, इसको बोला जाता है मर्जर अमलगमेशन एंड अदर एस्पेक्ट। और लिखिएगा ये सारा का सारा जो टॉपिक है आपको स्ट्रिक्टली करवाएंगे कहां से, ओनली फ्रॉम आईसीएसआई मॉड्यूल। तो हम अभी पार्ट 3 करने जा रहे हैं मर्जर अमलगमेशन का, और हम क्या करने जा रहे हैं, मर्जर अमलगमेशन एंड अदर एस्पेक्ट करने वाले हैं। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, मर्जर अमलगमेशन और उसके अदर एस्पेक्ट। अच्छा, ये कंपनीज एक्ट में तुमने क्या पढ़ा था, सेक्शन 230, 232, ये सारी चीजें पढ़ी थी। बेसिक के अंदर मैंने बड़े सारे को-जेनरी, कॉन्ग्लोमरेट, यू नो दैट, बड़ी सारी चीजें बताई थी। अब हम डिस्कस जो करने जा रहे हैं, एक्सक्लूसिवली जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो यही है, दैट इज आपके सामने। कोई डाउट यहाँ पे, क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? शैल वी मूव फर्दर गाइस? यस, तो वी आर मूविंग नाउ। लिखिएगा जरा। तो मर्जर अमलगमेशन के अंदर हम ये अदर एस्पेक्ट वाला पार्ट करने जा रहे हैं, तो लिखिएगा मर्जर एंड अमलगमेशन एंड अदर एस्पेक्ट्स। तो ये टॉपिक आज हमारा स्टार्ट होने जा रहा है। जल्दी से बता दो, अदर एस्पेक्ट के अंदर, मर्जर अमलगमेशन के अंदर हम ऑलरेडी क्या क्या कर चुके हैं। तो मर्जर अमलगमेशन के अंदर ऑलरेडी जो बेसिक्स थे, कंपनीज एक्ट के 230, 232, ऑल दैट स्टफ। लेकिन अदर एस्पेक्ट के अंदर कौन कौन से एस्पेक्ट पढ़ने हैं? टैक्सेशन एस्पेक्ट, दोबारा बोलो, अकाउंटिंग एस्पेक्ट्स, स्टैम्प एक्ट के एस्पेक्ट, मतलब मर्जर अमलगमेशन से दूसरे लो भी रिलेटेड है, एलओडीआर के एस्पेक्ट, कैन वी से फैमा के एस्पेक्ट्स, और बोलो कंपटीशन एक्ट के एस्पेक्ट, दैट इज, और क्या था, माइनॉरिटी इंटरेस्ट। तो ये सारी की सारी चीजें डिस्कस करेंगे, वी आर गोइंग टू डिस्कस एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है सर, तो ये सारी चीजें हम लोगों को डिस्कस करनी है। तो दैट इज द टॉपिक मर्जर अमलगमेशन एंड अदर एस्पेक्ट। क्या ये बात समझ में आ गई है? और एक सेकेंड रुकेंगे, आई विल शो यू द मॉड्यूल। और ये सब करने वाले कहाँ से? एक्सक्लूसिवली ओनली फ्रॉम द मॉड्यूल। तो थोड़ा सा मॉड्यूल की जानकारी आपको दे देते हैं। ये आपका खतरनाक मॉड्यूल है, कितने पेज का है? 834 पेज का सिर्फ। भाई जल्दी से देख लेते हैं एक बार। पहला चैप्टर क्या है? ये तो बेसिक्स है। इसमें क्या लिखा हुआ है? टाइप्स ऑफ कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग। तो दैट इज अ पार्ट, टाइप्स ऑफ कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग। अच्छा, उसके बाद क्या दिया हुआ देखो जरा, दैट इज पार्ट 1। उसके बाद क्या है? दैट इज एक्विजिशन ऑफ द कंपनी। और इसके अंदर एक्विजिशन ऑफ कंपनी के अंदर ये कौन सा चैप्टर आ गया? टेक ओवर। ये टेक ओवर आ गया। आर गेटिंग? कई बच्चा तो ये पूछ लेता है टेक ओवर तो है ही नहीं, तो ये टेक ओवर, ये लिख लो उसके ऊपर, ये टेक ओवर ही है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या आ गया? प्लानिंग एंड स्ट्रेटेजी। ठीक है सर। और ये क्या आ गया? प्रोसेस ऑफ मर्जर एंड एक्विजिशंस। तो प्रोसेस ऑफ मर्जर एंड एक्विजिशंस, और ये जो है बेसिकली द प्रोसेस ऑफ मर्जर एंड, अब यहाँ पे ना बहुत होच पोच है, बहुत होच पोच है। मॉड्यूल से पढ़ना इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट एक्चुअली। तो दैट इज़ ये सारी की सारी कहानी इन्होंने दी हुई है। उसके बाद एक चैप्टर दिया है डॉक्यूमेंटेशन मर्जर अमलगमेशन। इसके अंदर वो बोर्ड रेजुलेशन कैसे पास होगा, नोटिस कैसे जाएंगे, ऑल दैट स्टफ। चलो ये भी करवा दूंगा। अच्छा, उसके बाद अब देखो यहाँ पे ये लेसन 6 जो है ना, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। क्या यहाँ से स्टार्ट क्या हो रहा है? अकाउंटिंग एस्पेक्ट इन कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग। तो अकाउंटिंग एस्पेक्ट यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। और अकाउंटिंग एस्पेक्ट के अंदर ये देखो क्या क्या भरा हुआ है, दुनिया भर की चीज़ें डाली हुई है। ये वाला पूरा सेपरेट चैप्टर है अकाउंटिंग एस्पेक्ट पे, ऑल्दो इट इज़ अ मैटर ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट बेसिकली, बट आपको भी सिखाया जा रहा है। तो यू शुड हैव द नॉलेज एक्चुअली, होनी भी चाहिए। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? टैक्सेशन एंड स्टैम्प ड्यूटी एस्पेक्ट ऑफ द कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग। और इसके अंदर कैन वी से वो अमलगमेशन जब होगा तो टैक्स कितना लगेगा, स्लम सेल पे टैक्सेशन क्या लगेगा, डीमर्जर पे टैक्सेशन क्या लगेगा, मर्जर के बाद टैक्सेशन बेनिफिट्स क्या मिलते हैं, नहीं मिलते, लॉस कितने साल तक कैरी फॉरवर्ड होगा, ये सारी बातें यहाँ पे टैक्सेशन में दे रखी हैं। तो ये पूरा चैप्टर यहाँ पे खत्म हो जाता है। उसके बाद क्या दे रखा है?
रेगुलेशन ऑफ कॉम्बिनेशन, और रेगुलेशन ऑफ कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कंपटीशन एक्ट। तो यहाँ पे वो कंपटीशन एक्ट के प्रोविजन दिए हुए हैं आपके सामने हैं, और कंपटीशन एक्ट दैट इज आपके सामने ये पूरा कंपटीशन एक्ट के प्रोविजन यहाँ पे दिए हुए हैं। समझ में आई बात आपको? तो ये हो गया आपका कौन सा बोलो, चैप्टर नंबर 8। फिर लेसन 9 में क्या देखा है, रेगुलेटरी अप्रूवल्स। तो जो रेगुलेटरी अप्रूवल्स है वो यहाँ पे दी हुई है, दैट इज द वेरियस रेगुलेटरी अप्रूवल्स आर गिवन ओवर देयर, दैट इज सेक्शन पेज नंबर 308 से लेकर आर गेटिंग। फिर क्या दे रखा है, फास्ट ट्रैक मर्जर, फिर क्या दे रखा है, क्रॉस बॉर्डर मर्जर्स, एंड दैट इज द वैल्यूएशन। आर गेटिंग? यानी देखा जाए, ध्यान से देखा जाए, पहले 40 नंबर में चैप्टर 2 ही हैं, एक टेक ओवर और एक मर्जर। बात समझ में आई? अब है ना, इसमें प्रॉब्लम क्या है, इन्होंने अब जरा ध्यान से देखेंगे, जो ये क्रॉस बॉर्डर मर्जर है, ये क्या है, जो क्रॉस बॉर्डर मर्जर है, लेसन 11 आई एम टॉकिंग अबाउट, लेसन 10 आई एम टॉकिंग अबाउट। तो जो ये क्रॉस बॉर्डर, इट्स अ पार्ट ऑफ द कंपनीज एक्ट। अब ये कहाँ पे अलग अलग चैप्टर करवा रहे हैं, दैट इज समथिंग अब समझ के बाहर है कहानी। और उसके बाद ये रेगुलेटरी अप्रूवल आ रही है। अब आप मुझे बताओ, पहले अदर एस्पेक्ट पढ़ा दिया, उसके बाद रेगुलेटरी अप्रूवल। रेगुलेटरी अप्रूवल मतलब मर्जर अमलगमेशन करने के लिए अप्रूवल। अब मर्जर अमलगमेशन के अप्रूवल BR, SSR, NCLT अप्रूवल, RBI अप्रूवल, ये जो अप्रूवल है ये दैट कंपनीज एक्ट के पोर्शन में होनी चाहिए। तो ये सारा का सारा ना मिसमैच किया हुआ है इन्होंने, तो थोड़ा सा समझ के बाहर है, बट एनीवेज अब जब दिया हुआ है तो दिया हुआ है, कुछ कर नहीं सकते। तो ये टॉपिक है, अरे गेटिंग? तो मैं इसके अंदर, अच्छा इसके अंदर मैंने ना कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक अपनी तरफ से करवाने, जैसे LODR, जैसे मैं आपको बैंकिंग का करवाऊंगा, माइनॉरिटी का करवा दूंगा, ऑल्दो इट इज नॉट इन द मॉड्यूल आपके सामने है, बट स्टिल हम लोग उसे करेंगे। दैट इज अ एक्स्ट्रा कंटेंट, आप देखना पेपर में आएगा, उसी में से आएगा। ठीक है सर? अब आप मुझे बताओ, इसके अंदर जो मेरा अगला टारगेट है वो मैं 3 चैप्टर लेने वाला हूँ, अगला टारगेट है। और 3 चैप्टर कौन कौन से हैं? लेसन 6 अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, फिर क्या लेने वाले हैं, टैक्सेशन एस्पेक्ट, और फिर क्या लेने वाले हैं आप मुझे बताओ, दैट इज अ कॉम्पिटिशन। तो ये 3 चैप्टर हम लेने वाले हैं एक्सक्लूसिवली फॉर द अदर एस्पेक्ट ऑफ, और सारा करेंगे कहाँ से, वर्ड बाय वर्ड, जैसे वैल्यूएशन किया था वैसे ही ये करेंगे। सही रहेगा? चलो सर देखते हैं। और इसमें भी कंटेंट बहुत सारा दिया हुआ है बेसिकली। ठीक है सर? तो सबसे पहले लिखेगा, वी आर स्टार्टिंग, हाँ जी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, लिखेगा अकाउंटिंग वाला कौन सा चैप्टर था, एक बार देख लेते हैं, एक सेकेंड। सिक्स से तो लिखेगा अदर एस्पेक्ट्स में सबसे पहले जो मैं आपको करवाने जा रहा हूं, इन द अदर एस्पेक्ट्स द फर्स्ट टॉपिक दैट आई एम टेकिंग इज व्हाट, लिखेगा अकाउंटिंग एस्पेक्ट। तो सबसे पहले मैं आपको अकाउंटिंग एस्पेक्ट करवाने जा रहा हूं फ्रॉम द ICSI मॉड्यूल। और लिखो बेटा, इसके लिए ICSI मॉड्यूल में कौन सा चैप्टर दिया हुआ है, तो इसके लिए ICSI मॉड्यूल में चैप्टर नंबर 6 दिया हुआ है, दैट इज गिवन ओवर देयर। ठीक है सर? समझ में आया पॉइंट? तो हम लोग सबसे पहले चैप्टर नंबर 6 के हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। अच्छा, जैसे हम लोग हमेशा करते हैं, मैं आपको कॉन्सेप्ट, क्योंकि मॉड्यूल में ना बड़ी सारी चीज़ें मैं हमेशा बोलता हूँ आगे पीछे दे रखी है, तो हम अपने स्टाइल से करेंगे। पहले जो मैंने कराना होगा करा देंगे, और उसके बाद फिर मैं आपको टैली करवाऊंगा मॉड्यूल से, लेसन 6 में वर्ड बाय वर्ड, जैसे वैल्यूएशन में किया था वैसे इसके अंदर करेंगे हम लोग मॉड्यूल से देख देख के। ठीक है सर? आगे बढ़ सकते हैं? यस। चलो सर, कॉन्सेप्ट को समझिएगा पहले, काफी इंपॉर्टेंट चीज होने वाली है ये। वे कहाँ गया? देखिए सर, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट समझिए, लिखेगा द कॉन्सेप्ट ऑफ मर्जर एंड अमलगमेशन। आई विल टेक हाफ एन आवर ऑन दिस टू मेक यू अंडरस्टैंड एक्चुअली कहानी है क्या। बड़े ध्यान से सुनिएगा, ये जो मैं बताने जा रहा हूं ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है अभी की क्लास का। ठीक है सर? देखिए सर, जो ये मर्जर अमलगमेशन है, इसके कौन कौन से कॉन्सेप्ट थे मुझे बताओ, सारे मिलके मुझे बताओ कौन कौन से पार्ट थे। हाँ जी यस विवेक, दोबारा करेंगे बेटा, लाइव करेंगे। लेकिन सुन लो, एक बच्चा कह रहा है कि सर जून के लिए क्या मर्जर अमलगमेशन लाइव करेंगे? लाइव करेंगे, पूरा लाइव करेंगे, लेकिन जो अभी करवा रहा हूं ये लाइव नहीं करेंगे।
ये तो करा दिया ना, जो बच जाएगा इसके अलावा वो लाइव करेंगे जरूर फॉर श्योर, लेकिन जो ये करा दिया अदर एस्पेक्ट में लाइव नहीं कराऊंगा, लेकिन जो पहले वाला है वो जरूर लाइव करवाऊंगा। तो ये तो मैंने पहले भी बोला हुआ है, ठीक है सर, इज दैट ओके? चलो सर इसको समझा रहे हैं, इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा, मर्जर अमलगमेशन, बहुत ध्यान से सुनिएगा प्लीज। मुझे एक बात बताओ कि जो मर्जर अमलगमेशन का टॉपिक है वो आपको 3 जगह पढ़ना है, एक तो कंपनीज एक्ट में, और कहां पे, और कहां पे बोलो, और कहां पढ़ना है आपको, इन द इनकम टैक्स, और एक आपको मर्जर अमलगमेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ना होता है अकाउंट्स में। तो ये जो मर्जर अमलगमेशन का कॉन्सेप्ट है 3 जगह पढ़ना होता है। अब वो 3 जगह कौन कौन सी हैं? एक आप पढ़ते हो कंपनीज एक्ट में, ठीक है दोस्तों, एक आप बेटा ये कॉन्सेप्ट कहां पढ़ते हो, एक आप ये कॉन्सेप्ट पढ़ते हो इनकम टैक्स में, और एक ये आप कॉन्सेप्ट पढ़ते हो अकाउंटिंग अकाउंट्स में। एक ही कॉन्सेप्ट आप लोग कहां पढ़ते हो बोलो, अकाउंट्स में। तो ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो ये हम लोग आपको बताने जा रहे हैं। अब ध्यान से सुन लीजिएगा एक्चुअली कहानी है क्या। अब ये बताओ, जो मर्जर अमलगमेशन है आप लोग 2 जगह पढ़ते, 3 जगह पढ़ते हो, एक तो पहले कंपनीज एक्ट में। अच्छा, आपने सीएफएम किया था एग्जीक्यूटिव में, तो क्या वहां पे मर्जर अमलगमेशन के क्वेश्चन किए हुए हैं? क्या आपने, मतलब जो मैं पूछ रहा हूं जवाब दो, क्या आपने मर्जर अमलगमेशन के क्वेश्चन अकाउंट्स के अंदर पहले कभी किए हैं या नहीं किए हैं? बस ये छोटा सा सवाल है, थोड़ा बहुत ही था, है एकदम जरा था, मतलब उसके कोई क्वेश्चन वगैरह किए आप लोगों ने? अच्छा, ये पढ़ा तुमने, सारी बातें छोड़ो, अकाउंट में पढ़ा था इन द नेचर ऑफ मर्जर, इन द नेचर ऑफ परचेज, ये कौन से पढ़ा हुआ है? अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर, अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज, क्या अकाउंट्स में ये पढ़ा हुआ है? बस ये सवाल है, हाँ या ना? जल्दी बोलो, नहीं पढ़ा? चलो कोई बात नहीं, डजंट मैटर। अब जरा ध्यान से सुनिएगा प्लीज, ये जो मैं कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं आपको, मैं आपको तीनों बता रहा हूं। ये है ना, ओल्ड सिलेबस जब हुआ करता था तो ये तीनों कॉन्सेप्ट है ना एग्जीक्यूटिव में हुआ करते थे। मतलब कंपनी लॉ में मैं बताता था मर्जर अमलगमेशन क्या है, फिर बच्चा एग्जीक्यूटिव में ही इनकम टैक्स में भी था ये, तो इनकम टैक्स के टीचर बताते थे कि मर्जर अमलगमेशन क्या है, और फिर अकाउंट्स में भी था, और अकाउंट्स में भी टीचर्स बताते थे कि मर्जर अमलगमेशन क्या होता है। तो दिक्कत क्या थी, कंपनी लॉ वाला टीचर अलग तरीके से बताता था, इनकम टैक्स वाला अलग तरीके से, अकाउंट्स वाला अलग तरीके से, तो बच्चा हो जाता था कंफ्यूज। बच्चा कहता था भाई एक्चुअली मर्जर अमलगमेशन है क्या? और ऐसे मेरे पास बड़े सारे स्टूडेंट आए, जैसे मान लो अब मैंने बोला पहले पिछले ओल्ड सिलेबस में तो ये मर्जर अमलगमेशन मतलब एग्जीक्यूटिव में तीनों जगह बच्चा पढ़ के आता था। अब मान लो दैट उसने इनकम टैक्स वाले टीचर ने कुछ और पढ़ा दिया, अब मैं मान लो किसी को कंपनी लॉ पढ़ा रहा हूँ तो मैंने कुछ और पढ़ा दिया, तो बच्चा क्वेश्चन पूछ लेता था क्लास में, सर आप कुछ अलग पढ़ा रहे हो, इनकम टैक्स वाले ने तो कुछ और पढ़ाया। और फिर कभी कभी अकाउंट्स वाला आ जाता था, सर हम तो पागल हो गए, आपने कुछ और पढ़ा दिया, इनकम टैक्स वाला कुछ और कह रहा है, अकाउंट वाला कुछ और कह रहा है। तो बच्चे के दिमाग जब ये क्वेश्चन आता था तो फिर पता है, और अच्छा ऐसा नहीं है कि लोग कंपनी लॉ के टीचर से पूछते थे, लोग इनकम टैक्स और अकाउंट्स वाले टीचर से भी पूछ लेते थे, उनसे उनको कौन सा डर लगता है, तो वो इनकम टैक्स वाले से पूछते सर कंपनी वाला तो कुछ और कह रहा है, अकाउंट वाला तो कुछ और कह रहा है, आप कुछ और कह रहे हो। तो इनकम टैक्स वाला बोलता था या अकाउंट्स वाला टीचर बोलता था कंपनी लॉ में वैसा होता है, इनकम टैक्स में ऐसा होता है, और अकाउंट्स में वैसा होता है। तो बच्चे के दिमाग में मर्जर अमलगमेशन के कितने कॉन्सेप्ट बन जाते थे? 3। अब बच्चा 3 कॉन्सेप्ट लेके बैठा हुआ है, अकाउंट्स में ऐसा होता है, इनकम टैक्स में ऐसा होता है, और कंपनी लॉ में ऐसा होता है। फिर बच्चा फाइनल में मेरे पास आ जाता था, फिर हम उसे कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग में मर्जर अमलगमेशन पढ़ाते थे, और फिर बच्चा बोलता था सर हाँ हमें पता चल गया, अब आप एक चौथा कॉन्सेप्ट बताओगे, और हमें पहले से पता है कि कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग में ऐसा ही होता है जैसा आप बता रहे हो। तो फिर हम फाइनली आपको क्लियर कर दें, ये तीनों कॉन्सेप्ट तीनों जगह सेम दे रखे हैं, कुछ अलग नहीं है, बस इनकम टैक्स वाला बिना समझे इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग पढ़ा देता है, अकाउंट्स वाला बिना पूरे कॉन्सेप्ट को समझे अकाउंट्स के पॉइंट ऑफ से पढ़ा देता है। लेकिन जब मैं फाइनल में आया तो फाइनल के अंदर जब सीआरवे पढ़ाया तो उसमें तीनों एस्पेक्ट दिए हुए थे। अब आप मुझे बताओ, यहां पे तो मैं अलग अलग बता दूंगा, मोटा क्लेश हो जाएगा, यहां पे तो तीनों कनेक्ट करके चलने पड़ेंगे ना यार। तो यहां पे फिर बड़ी रिसर्च करी कि सच्चाई क्या है,
कौन सच कह रहा है। तो पता चला तीनों कॉन्सेप्ट एक्चुअली एक ही है, और वो एक कॉन्सेप्ट आज मैं आपको बताऊंगा, तीनों जगह कॉन्सेप्ट सेम ही लगता है एक्चुअली। अब वो है क्या, जरा ध्यान से सुनिएगा प्लीज। सबसे पहले लिखिएगा जो कंपनीज एक्ट 2013 है, यहां पे मर्जर एंड अमलगमेशन करने का प्रोसेस दिया हुआ है, दैट इज द फर्स्ट थिंग। तो मर्जर अमलगमेशन करने का प्रोसेस कहां दिया हुआ है, कंपनीज एक्ट में दिया हुआ है। कौन से सेक्शन में दिया हुआ बेटा, सेक्शन 230 से सेक्शन 232, यहां पे मर्जर अमलगमेशन का बेटा प्रोसेस दिया हुआ है। दैट इज द फर्स्ट थिंग, फर्स्ट इन माई माइंड। इज दैट ओके? नाउ इनकम टैक्स में याद रखिएगा कोई प्रोसेस नहीं दे रखा है मर्जर अमलगमेशन का। हाँ जी, याद रखिएगा यहां पे बेटा कोई प्रोसेस नहीं है। यहां पे तो ये बताया हुआ है कि आफ्टर मर्जर एंड अमलगमेशन आपकी ट्रांजैक्शन पे टैक्स लगेगा या टैक्स नहीं लगेगा। समझ में आई बात? और सर जब आप अकाउंट्स में आते हैं तो वहां पे भी मर्जर अमलगमेशन के कॉन्सेप्ट में लिखेगा, वहां पे भी प्रोसेस नहीं दिया हुआ है। ये तो ये बताता है कि आफ्टर मर्जर अमलगमेशन दो एंटिटी एक हो गई हैं। अब दो एंटिटी क्योंकि एक हो गई है तो सर उनकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे की जाएगी, उनकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे की जाएगी। तो ये कॉन्सेप्ट होता है बेसिकली अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अब आप मुझे बताओ प्रोसेस सिर्फ कहां दिया हुआ है, प्रोसेस सिर्फ कहां दिया हुआ है, कंपनीज एक्ट में दिया हुआ है 230 232 में। बात समझ में आई आप लोगों को? और इनकम टैक्स में और अकाउंट्स में क्या दिया हुआ है, इनकम टैक्स और अकाउंट्स में तो बता रखा है कि आफ्टर मर्जर अमलगमेशन, यानी एक बात बताओ सबसे पहले लगेगा क्या, कंपनीज एक्ट। अभी पहले प्रोसेस ही तो करेगा, तो मर्जर के बाद टैक्सेशन लगे ना लगे तो बात की बात है। अच्छा बताओ मर्जर के बाद एंटिटी कंबाइन हो जाएंगी, तो कंबाइन होने के बाद अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तुम क्या क्या बताओगे, जो कंपनी मर्ज हुई है उसकी भी बातें बताओगे नहीं बताओगे, कैसे बताओगे, ये कौन बताता है, ये अकाउंटिंग बताती है। तो ये हमें अलग अलग कॉन्सेप्ट पढ़ने, लेकिन सबसे पहले क्या लगता है, मर्जर अमलगमेशन का कंपनीज एक्ट। अच्छा अदर एस्पेक्ट में क्या क्या पढ़ाना है, एक तो टैक्सेशन पढ़ाना है और एक अकाउंटिंग एस्पेक्ट पढ़ाना है। मुझे बताओ ये दोनों एस्पेक्ट पढ़ने से पहले क्या आपको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए नहीं होना चाहिए? अगर यही नहीं पता है एंड आपने स्ट्रेट फॉरवर्ड सारी चीजें पढ़ ली है, आई एम टेलिंग यू आपके कभी पल्ले ही नहीं पड़ेगा हो क्या गया। मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा आज ये, और आप बोलोगे वाओ व्हाट अ कॉन्सेप्ट, इतना शानदार कॉन्सेप्ट आज आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। बात समझ में आई आपको? तो दैट इज कंपनीज एक्ट 2013। अब ध्यान से सुनिएगा, अब ये जो मर्जर अमलगमेशन का पोर्शन है, अब इसमें मर्जर अमलगमेशन होता कैसे है। अब मैं यहां पे आपको मर्जर अमलगमेशन के इन डिटेल वाली कॉन्सेप्ट नहीं बता रहा हूं, क्योंकि अगेन वो तो हम पहले कर चुके हैं। अभी तो हम क्या कर रहे हैं, अदर एस्पेक्ट वाली बात कर रहे हैं सिर्फ, वी आर टॉकिंग अबाउट द अदर एस्पेक्ट ओनली। अब ये कंपनी एक्स लिमिटेड है, नाउ दिस इज द कंपनी कॉल्ड व्हाट, एक्स लिमिटेड। और ये कंपनी इसमें मर्ज होना चाहती है, ये कंपनी इसमें मर्ज होना चाहती है। बड़े ध्यान से सुनिएगा प्लीज, दैट इज स्टेप नंबर 1, और यहां पे लिखना दैट इज स्टेप नंबर 2। लिखिएगा एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड, दैट इज एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड। लिखिए ये बनाती है बाइक और ये बनाती है भाई कार, ये बनाती है बाइक, ये बनाती है कार, दैट इज गिवन ओवर देयर। इज दैट ओके? अब देखो क्या होता है, अगर कोई भी एक कंपनी दूसरी कंपनी में क्या होना चाहती है, मर्ज होना चाहती है। इफ वन कंपनी गेटिंग मर्ज इनटू द अनदर कंपनी, तो लिखो 3 स्टेप फॉलो करने पड़ते। स्टेप 1, इस कंपनी के एसेट और लायबिलिटी कहां ट्रांसफर करो, वाई लिमिटेड में। और वाई लिमिटेड इसको क्या इशू करेगा, शेयर इशू करेगा। शेयर किसको इशू करेगा, टू द शेयर होल्डर ऑफ एक्स लिमिटेड। इज दैट ओके विद यू? और स्टेप नंबर 3, इसकी एंटिटी क्या हो जाएगी, फिनिश्ड। क्या यहां तक आप सबको बात समझ में आ रही है? वन कंपनी गेटिंग मर्ज इनटू द वाई लिमिटेड। तो ये याद रखिएगा, ये 3 स्टेप, जिसने नहीं भी पढ़ा उसके भी समझ में आ जाएगा, कोई टेंशन मत लो। पहले वाला नहीं भी पढ़ा तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे पहला स्टेप क्या, अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी में मर्ज होना चाहती है तो एक्स के सारे एसेट लायबिलिटी किस में ट्रांसफर करो, वाई। वाई बदले में क्या, वाई को कुछ मिला, क्या वाई को कुछ मिला, मिला, क्या मिला, एसेट लायबिलिटी। तो बदले में वो कंसिडरेशन देगा किसको, शेयर इशू करेगा किसको, एक्स लिमिटेड के शेयर होल्डर को। कोई बताएगा शेयर होल्डर को कंसिडरेशन क्यों दे रहे हैं, एक्स लिमिटेड को क्यों नहीं दे रहे हैं? क्योंकि थर्ड स्टेप में एक्स लिमिटेड की तो एंट्री खत्म हो जाएगी। यस और नो? यस। अब लिखिएगा जरा ध्यान से, आफ्टर मर्जर, मर्जर होने के बाद, आफ्टर मर्जर अमलगमेशन, मैं कह रहा हूं मर्जर अमलगमेशन होने के बाद। लॉ मेकर कहता है मर्जर अमलगमेशन होने के बाद सर एक्स जो वाई लिमिटेड है अब वो डिसीजन लेगी।
वो डिसीजन लेगी क्या कि हम एक्स लिमिटेड के बिजनेस को, मतलब वाई लिमिटेड कौन से बिजनेस में थी, कार में, तो सर वो आफ्टर मर्जर एक्स लिमिटेड के बिजनेस को यानी बाइक बिजनेस को कैरी ऑन कर भी सकती है और कैरी ऑन नहीं भी कर सकती। आर गेटिंग? और दूसरा सेम चीज यहां पे भी होने वाली है। लिखिएगा ये कंपनी इसमें मर्ज हो रही है, तो मर्ज होने के बाद एसेट और लायबिलिटी ट्रांसफर हो रही है। और वाई क्या इशू कर रहा है मुझे बताओ? वाई इशू कर रहा है क्या? शेयर। किसको बोलो? तो द शेयर होल्डर ऑफ व्हाट? एक्स लिमिटेड। स्टेप नंबर 3 बोलेंगे और इसकी एंटिटी क्या हो जाएगी? फिनिश। और आप मुझे बताओ ये भी कंपनी इसमें मर्जर अमलगमेशन हो गया, तो आफ्टर मर्जर एंड अमलगमेशन, हाँ जी, वाई लिमिटेड, अब यहाँ पे वाई लिमिटेड यहाँ पे क्या लेगी बेटा? डिसीजन लेगी। क्या डिसीजन लेगी? लिखिएगा कि वो कार बिजनेस के साथ साथ बाइक बिजनेस कैरी ऑन नहीं करेगी। यानी मर्जर के बाद वाई लिमिटेड दो काम कर सकती है, या तो वो एक्स लिमिटेड के बिजनेस को कैरी ऑन करे या तो वो एक्स लिमिटेड के बिजनेस को कैरी ऑन ना करे। अगर आप एक्स लिमिटेड के बिजनेस को कैरी ऑन करते हो, क्या बोला मैंने? इफ यू कैरी ऑन द बिजनेस, लेकिन आप मुझे बताओ आप बिजनेस कैरी ऑन करो या मत करो, प्रोसेस तो सेम ही है ना। यू हैव टू ट्रांसफर द एसेट, उसकी एंटिटी खत्म हो जाएगी। अब अच्छा एक बात बताओ, अब मर्जर अमलगमेशन करने के बाद अगर वाई लिमिटेड बिजनेस कैरी ऑन करेगी तो वाई के पास कितने बिजनेस आगे? दो, पहला कार, दूसरा बाइक। लेकिन अगर आप बिजनेस कैरी ऑन नहीं कर रहे तो कई बार बच्चा पूछता है सर एक बात बताओ, मर्जर भी कर लिया तो वो एक्स लिमिटेड का बिजनेस कैरी ऑन क्यों नहीं करेगी? तो उसका लॉजिक है बिकॉज कंपनी वाज नॉट इंटरेस्टेड इन द बिजनेस, कंपनी वाज इंटरेस्टेड इन द एसेट एक्विजिशन। वो कंपनी एक्स लिमिटेड के एसेट को एक्वायर करना चाहती थी और अब वाई लिमिटेड एक्स लिमिटेड के एसेट को एक्वायर करके बाइक ना बना के कार ही बनाएगी, वो अपने कार बिजनेस को और एक्सपेंड कर लेगी। तो सर कई बार आप सामने वाली कंपनी का बिजनेस कैरी ऑन करते हैं और कई बार आप सामने वाली कंपनी का बिजनेस कैरी ऑन नहीं करते। सम टाइम यू कैरी ऑन द बिजनेस, सम टाइम यू डोंट कैरी द बिजनेस। तो ये आपके पास ऑप्शन है। इज दैट ओके? लेकिन लॉ मेकर कहता है, क्या इतना सबको क्लियर हो गया? हैव यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट? अब लॉ मेकर कहता है इफ यू कैरी ऑन द बिजनेस, इफ यू कैरी ऑन द बिजनेस, तो इंडस्ट्री के अंदर इस कॉन्सेप्ट को नाम दिया जाता है मर्जर। याद रखिएगा मर्जर लॉ में डिफाइन नहीं है, लेकिन इंडस्ट्री में बेटा इसको नाम दे दिया जाता है मर्जर। इफ यू कैरी ऑन द बिजनेस तो इंडस्ट्री से क्या नाम देती है? मर्जर। बट अगर आप बिजनेस कैरी ऑन नहीं करते तो पता है इंडस्ट्री से क्या नाम देती है? अमलगमेशन। अगर आपने मैराथन भी देख ली होगी तो भी ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, नहीं भी देखी होगी मैंने दोबारा से एक छोटा सा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर दिया। अब आप मुझे बताओ क्या लॉ में, अच्छा एक चीज़ सुन लो, लॉ में ना मर्जर डिफाइन है ना अमलगमेशन डिफाइन है। मर्जर अमलगमेशन का जनरल मतलब होता है एक कंपनी दूसरी कंपनी में कंबाइन होती है। लेकिन अगर आप बिजनेस कैरी ऑन कर रहे हो, अगर आप बिजनेस इफ यू कैरी ऑन द बिजनेस तो इंडस्ट्री उसे क्या बोलेगी? अदर इफ यू डोंट कैरी ऑन द बिजनेस तो इंडस्ट्री उसे क्या बोलेगी? अमलगमेशन। लेकिन कंपनीज एक्ट बोलता है सर हमें कोई मतलब नहीं तुम उसे क्या बोल रहे हो, हमारे लिए तो कॉन्सेप्ट सेम ही है क्योंकि कंपनी के अंदर एसेट ट्रांसफर हो रहे हैं, कंसिडरेशन इशू हो रही है और कंपनी की एंटिटी भी खत्म हो रही है। तो हमारे लिए हम यहाँ पे सेक्शन तो 230 और 232, तो आपको जिसको नहीं पता मर्जर अमलगमेशन करने के लिए कंपनीज एक्ट के 2 सेक्शन लगते हैं, 230 232, और यहाँ पे आपको 3 लोगों की अप्रूवल लेनी पड़ती है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की, कितने लोगों की अप्रूवल लेनी पड़ती है? 3 लोगों की। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की, शेयर होल्डर की, और यहां पे भी आपको 3 लोगों की अप्रूवल लेनी पड़ती है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की, शेयर होल्डर की, एनसीएलटी की। अब आप मुझे बताओ तुम बिजनेस कैरी ऑन करो या तुम बिजनेस कैरी ऑन मत करो, तो आपको अप्रूवल कितने लोगों की लेनी है? 3 लोगों की। किसकी? बोर्ड की, शेयर होल्डर की और एनसीएलटी। ये चीज हम पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं। जिसने नहीं पढ़ा बस आप इतना समझ लो कि सर अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी में ऐसे जाएगी तो सर आपको अप्रूवल हमेशा 3 लोगों की लेनी है। किस किसकी? बोर्ड की, शेयर होल्डर की और एनसीएलटी की। क्या इतनी बात समझ में आ गई है? इज दैट ओके? एक बार रिकैप करते हैं, जल्दी से बताइएगा। हाँ जी, सोच समझ के बताइएगा। आपको सिर्फ इतना बताना है, एवरीबडी जस्ट लेट मी नो। एक कंपनी दूसरी कंपनी में जब कंबाइन होगी तो उसका प्रोसेस क्या है? 3 स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। पहला एसेट लायबिलिटी ट्रांसफर करो, दूसरा कंसिडरेशन इशू करो, तीसरा एंटिटी खत्म करो। और इसके लिए मुझे बताओ सेक्शन कितने लगेंगे? 2, 230 232। अप्रूवल कितनी लेनी पड़ेगी? 3, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की, शेयर होल्डर की, ऐसे। अच्छा एक चीज़ और बताओ जल्दी से, आफ्टर मर्जर अगर आप बिजनेस कैरी ऑन करते हो तो इंडस्ट्री उसे क्या बोलती है? ये लॉ बोलता है या इंडस्ट्री बोलती है? इंडस्ट्री बोलती है। और अगर आप बिजनेस कैरी ऑन नहीं करते तो इंडस्ट्री उसे क्या नाम देती है? अमलगमेशन। और लिखिएगा ये दोनों वर्ड, ये भी मैं आपको बताना चाहता हूं। कंपनीज एक्ट 2013 में, कंपनीज एक्ट 2013 में मर्जर और अमलगमेशन शब्द डिफाइन है ही नहीं।
द वर्ड इज एक्चुअली नॉट डिफाइन। अब एक बात बताओ, जब मर्जर अमलगमेशन शब्द कंपनीज एक्ट में डिफाइन ही नहीं है तो मैं मर्जर अमलगमेशन में डिफरेंस क्रिएट कैसे कर सकता हूं? इट्स नॉट पॉसिबल। वी कैन नॉट क्रिएट द डिफरेंस बिटवीन द मर्जर अमलगमेशन। अब कई लोग है ना, मुझे तो समझ में नहीं आता है कि कैसे बता देते हैं। कई लोग ऐसा बता देते हैं, देखो कई लोग ऐसे भी बता देते हैं, अलग सबकी अपनी अपनी कहानी है, सबकी जिसको जो समझ में आ गया बच्चों को वही बता देता है। बच्चे को तो कुछ भी समझ में नहीं आया ना, उसे तो कुछ भी बता दो। तो टीचर इस चीज़ का फ़ायदा ज़्यादा उठा लेते हैं कि ये जो बच्चे हैं गधे हैं, इन्हें कुछ भी बता दो। लेकिन दोस्तों हम आपको एज पर द लॉ दिखाएंगे, जो मैं बता रहा हूँ वही सही क्यों है वो ध्यान से देखते रहिएगा। और मैं तो ये कहता हूँ सब लोगों को कि जो मैं बता रहा हूँ आप उसे भी मत मानो सही है। भगवान ने आपको भी तो दिमाग दिया है, यू कैन क्वेश्चन मी। अगर मेरा कॉन्सेप्ट लॉजिकली सही नहीं होगा और जब आप मेरे से लॉजिक पूछोगे तो मैं नहीं बता पाऊंगा, तो झूठ पकड़ा जाएगा। तो वाई डोंट यू आस्क क्वेश्चन? एंड मैं तो हमेशा बोलता हूं यू कैन आस्क एनीथिंग फ्रॉम मी। तो हम अपनी बात को जस्टिफाई जब तक नहीं करेंगे हम आगे नहीं बढ़ेंगे। अब ये जो कॉन्सेप्ट है, मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला, 3 टीचर 3 अलग अलग तरीके से बताते हैं, बट कॉन्सेप्ट एक ही है। आज हम आपको ये प्रूफ करेंगे कैसे एक है। आपके समझ में नहीं आए, यू कैन रेज 1000 ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम मी, आई विल जस्टिफाई माई सेल्फ, तभी आगे बढ़ेंगे, नहीं तो बढ़ेंगे नहीं। फेयर इनफ, गलत तो नहीं कह रहा भाई? देखो अब आप मुझे बताओ जल्दी से, यहां पर क्या मर्जर अमलगमेशन डिफाइन है? नहीं है। अच्छा कई लोग, अब जब मर्जर अमलगमेशन कोई चीज डिफाइन ही नहीं है तो क्या उसे डिफरेंशिएट किया जा सकता है? कैन यू डिफरेंशिएट द सेम? पॉसिबल ही नहीं है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? अब देखिएगा, लेकिन कई लोग ऐसे बोलते हैं ए जमा बी इक्वल टू ए बी, ये मर्जर है। ए जमा बी इक्वल टू सी, ये अमलगमेशन है। मुझे ये बता दो ये कहां से पैदा हो गई कहानी? कोई चीज लो में डिफाइन ही नहीं है। ए जमा बी इक्वल टू ए बी मर्जर है और ए जमा बी इक्वल टू सी ये अमलगमेशन है। ये सोच के परी कहानी है। लेकिन हाँ, मेरे पास इसका भी जवाब है। ये क्या है ये भी मुझे पता है ये क्या है, मैं इसके आगे बताऊंगा ये क्या होता है। ये भी अलग चीज है, लेकिन ये मर्जर अमलगमेशन नहीं है, ये अलग कहानी है एक्चुअली। इसको बोलते हैं मॉडल ऑफ मर्जर अमलगमेशन। ये भी हम लोग पढ़ाते हैं, जब आप बेसिक क्लास देखोगे तो मैंने पहली 3 क्लास में ये सब बताया हुआ है। लेकिन एनीवेज मर्जर अमलगमेशन में कोई डिफरेंस है नहीं, तो इसलिए लिखेगा देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन मर्जर एंड अमलगमेशन। तो फिर ये 2 शब्द मर्जर अमलगमेशन आए कहां से? तो सर समझिएगा, इंडस्ट्री के अंदर जब लोग काम करते हैं, इंडस्ट्री के अंदर जब लोग काम करते हैं तो इस बात को समझिएगा, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बोलने की टर्मिनोलॉजी अलग हो जाती है, कई चीजें ना पॉपुलर हो जाती हैं। तो इंडस्ट्री के अंदर जब आप बिजनेस कैरी ऑन करते हो तो इंडस्ट्री क्या बोलती है? मर्जर, अदरवाइज क्या बोल देती है? अमलगमेशन। तो ये मर्जर अमलगमेशन इंडस्ट्री से आए हैं, दे आर द इंडस्ट्रियल टर्म। कंपनीज एक्ट इनके बीच में कोई डिफरेंशिएट नहीं करता। क्यों? क्योंकि साफ साफ लिखा है, तू बिजनेस कैरी ऑन कर तो भी 230 232, और तू बिजनेस कैरी ऑन मत कर तो भी 230 232। फर्क क्या पड़ रहा है? हमारे तो 3 लोगों की अप्रूवल लेनी पड़ेगी, तो एक्चुअली दिस नो डिफरेंस। यस यस शिव, सेक्शन 230 सब सेक्शन 8 की एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है। क्या मेरी बात समझ में आई आप लोगों को? तो दैट इज समथिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड कि एक्चुअली ये क्या है। पहले बताओ इतनी कहानी समझ में आई? आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? अब बताओ पहले कुछ बातें, क्या मर्जर अमलगमेशन डिफाइन है? नो, देयर इज नो डेफिनेशन फॉर सच। तो क्या डिफरेंशिएट है? नो सर। लेकिन मर्जर अमलगमेशन में डिफरेंस देता कौन है? इंडस्ट्री। और वो क्या डिफरेंस है? इफ यू कैरी ऑन द बिजनेस, अदरवाइज अमलगमेशन। कितनी सी बात समझ में आ गई यहां से? और मुझे बताओ दोनों ही केस में, चाहे तुम बिजनेस कैरी ऑन करो या मत करो, सेक्शन कौन से लगेंगे और अप्रूवल कितनी लेनी है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, शेयर होल्डर, और क्या अकाउंट्स और इनकम टैक्स में अप्रूवल लेनी है? नो सर, वहां पे कहानी अलग है। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, अब आप ध्यान से समझने की बात को समझिएगा। मुझे बताओ जल्दी से, मर्जर के बाद, अप्रूवल लेने के बाद, कंपनीज एक्ट लगने के बाद 2 काम होंगे, या तो बिजनेस कैरी ऑन करोगे या तो बिजनेस कैरी ऑन। तो लॉ मेकर कहता है अगर तू बिजनेस कैरी ऑन करेगा तो इनकम टैक्स लगेगा अलग तरीके से, और अगर बिजनेस कैरी ऑन नहीं करेगा तो इनकम टैक्स लगेगा अलग तरीके से। तो इनकम टैक्स एक्चुअली इन 2 सिचुएशन के बीच में फंस गया और हमें एक्चुअली समझ में नहीं आता कि वो बोल क्या रहा है। अच्छा, अकाउंट क्या कहता है? अकाउंट कहता है अगर तू बिजनेस कैरी ऑन करेगा, अगर तू बिजनेस कैरी ऑन करेगा तो अकाउंट लगेगा अलग तरीके से, और अगर तू बिजनेस कैरी ऑन नहीं करेगा तो अकाउंट्स लगेगा अलग। अच्छा, अकाउंट सिर्फ क्या बोलता है कि तुम्हें डिस्क्लोजर क्या क्या देने पड़ेंगे, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अब ये तो लॉजिकल सी बात है यार, इफ यू कैरी ऑन द बिजनेस तो यू हैव टू प्रेजेंट सर्टेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, यू हैव टू यू नो दैट, आपको अकाउंटिंग कुछ अलग तरीके से करनी पड़ेगी, और अगर आप बिजनेस कैरी ऑन नहीं कर रहे हो तो आपको अकाउंटिंग अलग तरीके से करनी पड़ेगी। आप मुझे बताओ, ये तो लॉजिकल सी बात है, यस और नो? यस। तो लॉ मेकर इस तरीके से इसको बाइफरकेट करता है।
मैंने अभी ना टैक्सेशन के बारे में कुछ बताया ना अकाउंट्स के बारे में कुछ बताया। अब मैं जो बताने जा रहा हूं ध्यान से सुनिएगा प्लीज। हम आज पहले अकाउंट्स पढ़ेंगे या टैक्सेशन पढ़ेंगे? अकाउंट्स पढ़ेंगे। अकाउंटिंग एस्पेक्ट पढ़ने वाले, याद है बताया था अकाउंटिंग एस्पेक्ट पढ़ेंगे, तो लिखेगा लेसन 6 के ऊपर है। अब ये इतनी कहानी समझने के बाद लिखेगा मर्जर अमलगमेशन एंड अकाउंटिंग एस्पेक्ट्स। देखो सर, लिखेंगे ठीक है सर। लिखिएगा अकाउंट्स के अंदर जब मर्जर अमलगमेशन की बात आती है, अकाउंट्स के अंदर बेटा जब किसकी बात आती है, मर्जर अमलगमेशन की बात आती है, तो जो अकाउंटिंग है वो दो तरीके से की जाती है। अब आज थोड़ा सा आपको अकाउंट्स के बारे में सिखाते हैं। हाँ जी, अकाउंटिंग दो तरीके से की जाती है। लिखेगा वो कंपनी, कुछ ऐसी कंपनी हु हैज कंप्लाइड, कुछ ऐसी कंपनी जो कंप्लाई करती है, क्या करती है, कंपनीज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल्स 2015, सॉरी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अमेंडमेंट रूल 2016। अब ये रूल आपके सिलेबस में नहीं है, तो अगर कोई कंपनी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अमेंडमेंट रूल कंप्लाई कर रही है, या फिर कुछ ऐसी कंपनी है जो बेटा कंप्लाई कर रही है कंपनीज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल्स 2015, लिखो फटाफट। तो लिखेगा तो दो तरीके की कंपनी हमारे यहां पे है। जल्दी बोलो, एक कौन सी कंपनी है, जल्दी बोलो, हाँ जल्दी से बताइए, जो कौन से रूल फॉलो करती है, कंपनीज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अमेंडमेंट रूल्स फॉलो करती है। और एक कौन सी कंपनी जो क्या फॉलो करती है, कंपनी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल फॉलो करती है। तो लिखेगा इनकी अकाउंटिंग फॉर मर्जर एंड अमलगमेशन, इनको अकाउंटिंग करनी पड़ती है अपने मर्जर अमलगमेशन की एज पर AS 14। AS 14 मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14, और इनको अपनी अकाउंटिंग फॉर मर्जर एंड अमलगमेशन करनी पड़ती है, इनको बेटा अकाउंटिंग करनी पड़ती है। लिखेगा ये सब समझेंगे अभी हम। इंड AS सुना है नाम कभी, इंड AS 103 के अकॉर्डिंग। तो दैट इज द टू थिंग दैट यू हैव टू स्टडी ओवर देयर, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 एंड इंड AS 103। क्या इतनी बात समझ में आ गई है? जल्दी से बता दो, यस और नो? यस, ठीक है। और सर AS 14 के साथ साथ आपको यहां पर AS 21, यहां पर AS 23 और यहाँ पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 27, ये भी एप्लीकेबल हो जाता है। और यहाँ पे दैट इज गिवन ओवर द ईयर, यहाँ पे लिखेगा इंड AS 103 के साथ साथ यहाँ पे आपको इंड AS 110, इंड AS 111, इंड AS 112, इंड AS 28। तो आपको ये सारे इंड AS भी करने पड़ते हैं। लेकिन अभी हमारा थोड़ा सा फोकस किसके ऊपर है, AS के ऊपर। तो पहले AS करेंगे, उसके बाद इंड, लेकिन आपके सिलेबस में है सब, जितना जितना मॉड्यूल में सब करवा दूंगा। इज दैट ओके विद यू? यस, ठीक है, समझ में आ रहा पॉइंट? तो मुझे बता दो जल्दी से। हाँ जी, अकाउंटिंग एस्पेक्ट में पढ़ाने जा रहा हूं, लेकिन अकाउंटिंग एस्पेक्ट पढ़ने से पहले ये पता होना चाहिए। ये नहीं पता तो याद रखिएगा, आपको ना अकाउंटिंग एस्पेक्ट समझ में आएगा ना इनकम टैक्स एस्पेक्ट समझ में आएगा। हम आपको इंटरलिंक करके दिखाएंगे तीन चीजें, इनकम टैक्स, AS 14, इंड AS 83 और कंपनीज एक्ट। इट्स अ ब्यूटीफुल कनेक्टिविटी ऑफ ऑल दिस थिंग्स। अब आप मुझे बताओ, कोई कंपनी अकाउंटिंग कैसे करेगी? कोई, अच्छा आपको ये तो पता है ना, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग होती है। और मर्जर अमलगमेशन की अकाउंटिंग कैसे होगी? या तो AS के अकॉर्डिंग या फिर इंड AS के अकॉर्डिंग। AS किसके ऊपर लगेंगे? जिसने ये वाले अमेंडमेंट रूल फॉलो किए हैं, और ये किस पे लगेंगे? जिसने ये वाले रूल फॉलो करें। इज दैट ओके विद यू? यस। अब जरा ध्यान से समझते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक मैं आपको करवाने वाला हूं दैट इज AS 14 पे आ जाइए। ये सबसे इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। AS 14 की हेडिंग क्या बोलो? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14। लिखेगा, ये बताता है, लिखेगा
अब ये क्या बोलता है, देयर आर, अब देखो ये क्या कह रहा है, देयर आर, हेलो, देयर आर टू टाइप्स ऑफ अमलगमेशन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ अमलगमेशन। ये कह रहा है अमलगमेशन दो तरीके के होते हैं। कंपनीज एक्ट के कॉन्सेप्ट पे आ जाओ जल्दी से। क्या कंपनीज एक्ट ने कभी मर्जर बताया? नो। क्या कभी अमलगमेशन बताया? नो। उसने क्यों तो क्या बताया, एक कंपनी दूसरी कंपनी में कंबाइन होती है। अगर कंबाइन होने के लिए आप क्या कर रहे हो क्या कर रहे हो, जल्दी बोलो। अगर तुम कंबाइन होने का बिजनेस कैरी ऑन कर रहे हो, मर्जर, अदरवाइज अमलगमेशन। क्या मैंने यही सिखाया? अब ये इसकी अलग थ्योरी है AS 14 की। अब यहां पे बच्चा इसलिए कंफ्यूज होता है क्योंकि अब आप ऐसा सोचिएगा मैं लॉ का टीचर ही नहीं हूं, आपने कंपनी लॉ पढ़ लिया। किससे पढ़ लिया? अनूप जैन से। अब आप मेरे पास अकाउंटिंग करने आए हो, अकाउंट CFM पढ़ने आए हो, और मैं हूं अनूप जैन 2, फिर मैं बनूंगा अनूप जैन 3। अब तुम भूल जाओ लॉ को, अब हम अकाउंट की क्लास में चल रहे हैं। क्या तुम्हें कंपनी लॉ पता है? अब मैं तुम्हें कुछ सिखाऊंगा तो तुम्हारी ड्यूटी है तुम्हें अकाउंट्स के टीचर से क्वेश्चन करना है कि कंपनी लॉ वाले ने तो ये सिखाया है। इज दैट ओके? फील करो इसको ऐसा। अब होता क्या, अगर आप लोग ऐसा नहीं करोगे तो आपको यह समझ में आएगा कि तुम लोग पढ़ते कैसे हो, कि टीचर कुछ भी बता दे, यू नेवर आस्क अ क्वेश्चन, जो गलत है तुम्हारे साथ। अब मैं अकाउंट का टीचर तुम्हें अकाउंटिंग सिखा रहा हूं। देखो अब भूल जाओ कंपनी लॉ में क्या सिखाया, अब प्योर CFM की क्लास चल रही है नाउ। तो मैं कह रहा हूं बच्चों, एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 दो तरीके के अमलगमेशन होते हैं। क्या होते हैं? दो तरीके के अमलगमेशन होते हैं। योर फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम मी, तुम्हें यह पूछना चाहिए सर ये अमलगमेशन क्या होता है? व्हाट क्वेश्चन यू शुड आस्क, सर ये तो बता दो अमलगमेशन क्या होता है। तो पूछो, ये तो नहीं पता, बट AS 14 अमलगमेशन के बारे में बस कहता है कि दो तरीके के अमलगमेशन होते हैं। ऐसा ही होता है यहां पे। तो वो कंपनी लॉ में अलग होता है बेटा, ऐसे ही होता है अलग, क्योंकि ये तो अकाउंटिंग है ना, इसका लॉ से कोई लेना देना नहीं है। वो अभी बता रहा हूं कनेक्टिविटी कह रहा कोई कनेक्टिविटी भी होती होगी नाउ। अब AS 14 बोलता है दो तरीके के मर्जर, सॉरी दो तरीके के मर्जर। अच्छा ये ही इज नॉट टॉकिंग अबाउट मर्जर, तो यू शुड ऑल्सो आस्क सर देन व्हाट इज मर्जर। हमारे कंपनी लॉ का टीचर तो बड़ा अच्छा है, वो तो हमें मर्जर भी सिखाता है, वो तो आप तो खाली अमलगमेशन के पीछे पड़ गए। आएगा आएगा, अकाउंट वाला टीचर क्या कह रहा है, आएगा। तो दो तरीके के अमलगमेशन होते हैं। तो पहला लिखिएगा, पहला होता है अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर। क्या होता है? अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर। और दूसरा क्या होता है? अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज। अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर, एक क्या होता है बेटा? अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज। तो दो तरीके के AS 14 बोलता है दो तरीके के अब देखो भाई साहब, दिमाग फटने वाली स्थिति पैदा होगी। कंपनी लॉ ने क्या बताया, कंपनी लॉ के टीचर ने क्या बता दिया? मर्जर ये, अमलगमेशन ये, समझ आया? अब अकाउंट वाला क्या कहता है? ये तो कहता है अमलगमेशन दो तरीके होते हैं, अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर, अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज। आर गेटिंग? यानी अब बच्चा पता क्या ड्रामा करता है, अब बच्चा टीचर तो बता नहीं पाता क्योंकि उसको सारे चीजों की नॉलेज नहीं होती। अब होता क्या, प्रॉब्लम क्या होती है, ध्यान से सुनिएगा। अब बच्चा अपने आप एनालिसिस करता है, कहता है कंपनी लॉ ने बताया मर्जर अलग होता है, अमलगमेशन अलग होता है। फिर कहता है अब यहीं पे AS 14 लगा दो, और अमलगमेशन दो तरीके के होते हैं, इन द नेचर ऑफ मर्जर, इन द नेचर ऑफ। भाई सत्यानाश हो गया यहाँ पे, यहीं पे सारी कहानी गड़बड़। और उसके बाद जब इनकम टैक्स पढ़ोगे तो वो भी यहां लगा देगा, ले भाई। और फिर वो कहते हैं यार जम कुछ नहीं रहा, और फिर वो एट द एंड क्या बोलेगा? ऐसे ही होता है। दैट्स द बिगेस्ट इशू इन दिस टॉपिक एक्चुअली, इट क्रिएट कंफ्यूजन इन द माइंड ऑफ द रीडर। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? चलो सर अब मैं आपको समझाने जा रहा हूं, लेकिन हमने इसके ऊपर बड़ी रिसर्च करी, तो आपको रिसर्च बता रहे हैं कि वो क्या कहती है। अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर, अमलगमेशन नेचर। और फिर अकाउंट्स वाला टीचर बोलेगा अगर तुम किसी मर्जर अमलगमेशन में तुम 5 कंडीशन सेटिस्फाइड कर दोगे जो मैं लिखवाऊंगा। कितनी कंडीशन? अगर तुम 5 कंडीशन सेटिस्फाइड कर दोगे जो मैं लिखवाऊंगा, वो होगा अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर। और अगर तुम वो 5 कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं कर पाए तो वो होगा अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज। कुछ आया क्या? मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या बता रहा हूं? जल्दी बताइए क्या समझाया मैंने, बोल दो जरा। अमलगमेशन ऑफ नेचर, अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर, अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज। क्या आपको बात समझ में आ रही है? हो क्या रहा है? अब आप ध्यान से सुनिएगा। लॉ मेकर कहता है यहां पे, लिसन केयरफुली,
लॉ मेकर कहता है यहां पे अगर आप लिखिएगा प्लीज अगर आप ये 5 कंडीशन सेटिस्फाइड करते हो तो इसे क्या बोला जाएगा? अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर। और यहां पे जो अकाउंटिंग मेथड यूज किया जाएगा उसे बोला जाएगा पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड। उसे क्या बोला जाएगा? पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड। तो इफ यू आर एबल टू सेटिस्फाई द 5 कंडीशन तो उसे बोला जाएगा AS 14 में अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर। लेकिन सर अगर आप अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज, तो अगर आप 5 कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं कर पाते तो वहां पे जो अकाउंटिंग मेथड यूज होगा वो अकाउंटिंग मेथड यूज होगा परचेज मेथड। क्या मेथड होगा? परचेज मेथड। अब क्या होता है अकाउंट्स के अंदर, और आई एम नॉट अगेंस्ट एनी टीचर, मैं आपको समझा रहा हूं होता क्या एक्चुअली, क्योंकि जब गलत चीजों की तरफ से तुम सीधे चले तुम्हें पता चलेगा एक्चुअली की कहानी है क्या, एंड यू विल अप्रिशिएट योर टीचर। कई बार तो हमें ना, मैं आपको बताऊं प्रॉब्लम क्या है, हम लोग 2-2 साल लगा देते हैं एक एक छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को रिसर्च करने के लिए, और बच्चे को बता देते हैं, बच्चे को बड़ा मजा आता है, उसे लगता है ऐसे ही होता होगा। ऐसे नहीं होता, ये बस हम बता रहे हैं, ये ऐसा हर कहीं जगह नहीं मिलती ये बातें। तो आपको ये इसलिए बताया जाता है कि आपको समझ में आए कि आप जो पढ़ रहे हो कि वो कितना प्योर और रिसर्च कंटेंट है। यू विल नॉट फाइंड एनीवेयर, आई एम टेलिंग यू। अब देखो होगा क्या, तो मैं ये बता दिया थ्योरी। अब अकाउंट्स के टीचर क्या करेंगे, अगर थ्योरी तो समझ में आएगी नहीं, आनी ही नहीं है, वो 100% नहीं आनी है, तो बोलेगा तुम्हें थ्योरी से कोई लेना देना नहीं है, तुम्हें हम न्यूमेरिकल कराएंगे, क्योंकि वहां पे तो बच्चा बोलेगा हाँ न्यूमेरिकल करा। अब वो 2 फॉर्मूले बता देगा, इंटरेस्ट मेथड का अलग और परचेज मेथड का अलग। बोलेगा जब इंटरेस्ट मेथड का पूछे तो ये फॉर्मूला लगा दे, और जब परचेज मेथड का पूछे ये फॉर्मूला बता दे। बच्चा फॉर्मूला के रट्टे मारता है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, बच्चा पास हो जाता है, लेकिन नॉलेज रहती है 0। यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज बाय दिस मेथड आर यूजिंग ओवर देयर। समझ आ रहा आपको? लेकिन अब बताओ AS 14 कितने तरीके के अमलगमेशन बता रहे हैं? 2। 1 इज अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर, अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज। अगले 2 मिनट तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। अगले 2 मिनट मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा जो मैं पूछने वाला हूं। अगर तुमने सही जवाब दिया तो आपका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग एक लेवल ऊपर बढ़ जाएगा। ठीक है, भूल जाओ AS 14 को, बैक टू द कंपनी लॉ नाउ। मैंने तुम्हें कंपनी लॉ में मर्जर अमलगमेशन क्या सिखाया? एवरीबॉडी जस्ट लेट मी नो। मैंने तुम्हें मर्जर अमलगमेशन मैंने क्या सिखाया? मैंने बोला मर्जर अमलगमेशन तो डिफाइन ही नहीं है। इंडस्ट्री में बोला जाता है व्हाट इज मर्जर, व्हाट इज अमलगमेशन। बताओ, इफ यू कैरी ऑन द बिजनेस, इफ यू कैरी ऑन द बिजनेस, इफ यू डोंट कैरी द बिजनेस, इफ यू डोंट कैरी द बिजनेस, इफ यू डोंट कैरी द बिजनेस, तो लोग फिर मर्जर वो करेंगे क्यों? मुझे बताओ, क्या ये भी लिखवाई थी चीज जल्दी से? अगर आपका काम है कि आप बिजनेस कैरी ऑन करोगे नहीं तो आप मर्जर अमलगमेशन क्यों कर रहे हो? एसेट एक्विजिशन के लिए, यस और नो? यस। तो क्या, एक बात दोबारा बता दो जल्दी से, एज पर माय कॉन्सेप्ट, इफ यू कैरी ऑन द बिजनेस, इफ यू डोंट कैरी ऑन द बिजनेस, ध्यान से देखो, बिना कुछ बढ़ाए ध्यान से देखो, जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया था AS 14 वही बोल रहा है। अभी तो कुछ बताया भी नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्चुअली देखिएगा, वही कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है। ये कह रहा है अमलगमेशन 2 तरीके के होते हैं, एक इन द नेचर ऑफ मर्जर, एक इन द नेचर ऑफ परचेज। यानी सर पता है ये AS 14 भी क्या बोल रहा है? इफ यू कैरी ऑन द बिजनेस, अगर आप बिजनेस कैरी ऑन करोगे तो उसे बोलेंगे अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर। और मैंने मर्जर का कॉन्सेप्ट क्या सिखाया था? इफ यू कैरी ऑन द बिजनेस। और अगर तुम बिजनेस कैरी ऑन नहीं करोगे तो उसे क्या बोला था? एसेट एक्विजिशन, इसलिए से परचेज मेथड बोल दिया गया। मतलब मैंने कुछ पढ़ाया नहीं है, लेकिन आप कॉन्सेप्ट देखो क्या जबरदस्त AS 14 के साथ कनेक्ट हो रहा है, लिंक हो रहा है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? और सुन लो, मुझे बताओ अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर कब माना जाएगा? व्हेन यू सेटिस्फाइड हाउ मेनी कंडीशन? 5। कितनी कंडीशन सेटिस्फाई करोगे? 5। और मैं आपको बता दूं वो 5 कंडीशन चीख कर सिर्फ एक ही तरफ इशारा करेंगी, दैट यू विल कैरी ऑन द बिजनेस। वो 5 कंडीशन कुछ नहीं है, वो 5 की 5 कंडीशन सिर्फ एक तरफ इशारा कर रही है, दैट यू हैव टू व्हाट? कैरी ऑन द बिजनेस। यू आर कैरिंग ऑन द बिजनेस। इसलिए इसको क्या मैं बोलूं, जो मैं जनरल कॉन्सेप्ट भी बता रहा हूं वो भी लॉ के अकॉर्डिंग मैच हो रहा है। आप देखिए जरा। और सबसे बड़ी बात, इफ यू कैरी ऑन द बिजनेस, अकाउंटिंग मेथड अलग करना ही पड़ेगा। एंड इफ यू डोंट कैरी ऑन द बिजनेस, तो आपको अकाउंटिंग अलग करनी पड़ेगी, क्योंकि एक जगह तो पूरा बिजनेस कैरी ऑन कर रहे हो, एक जगह नहीं कर रहे हो, तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट तो अलग करनी पड़ेगी ना। इसलिए यहां पे पूलिंग ऑफ, लेकिन अब हमें यहां पे ये नहीं पढ़ना कि पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट क्या है, वो तो आप CFM वाले पढ़ेंगे। हमें ये समझना है यहां पे कि एक्चुअली पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड यूज क्यों हो रहा है, कब हो रहा है। दैट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। ये समझने के बाद अब तुम कभी भी CFM के क्वेश्चन करो या कभी भी करो तो आपको समझ में आएगा हो क्या रहा है बेसिकली, खाली रट्टे मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब एक चीज और सुन लो जरा ध्यान से। यहां पे
अब आप बोलोगे फटाफट ये भी बता दो सर वो 5 कंडीशन क्या है, तो अब जरा वो 5 कंडीशन सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा लॉ मेकर क्या कहता है। ऑल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ट्रांसफर। जब आप मर्जर अमलगमेशन करेंगे और मान लो एग्जांपल ले लो, एक्स किस में मर्ज हो रही है, एग्जांपल ले लो एक्स किस में मर्ज हो रही है, तो जब एक्स वाई में मर्ज होगी तो मुझे बताओ क्या करेंगे, इसके सारे एसेट लाइबिलिटी किस में ट्रांसफर होंगे, वाई में। ऑल द एसेट एंड लाइबिलिटी ऑफ एक्स लिमिटेड विल ट्रांसफर इनटू द वाई लिमिटेड। क्या मेरी बात समझ में आ गई, बोलो यस सर, नो यस सर। अब सुनिए जरा ध्यान से। क्या पहला पॉइंट समझ में आ गया? दूसरा लिखिएगा 90% शेयर होल्डर ऑफ एक्स लिमिटेड बिकम शेयर होल्डर ऑफ वाई लिमिटेड। थर्ड लिखिएगा कंसिडरेशन shall be issued in cash, sorry, consideration shall be issued in share. Condition 4, business should carried on. wow, कुछ आया समझ में? business should, और आपको बिजनेस कैरीड ऑन करना पड़ेगा, ये कंडीशन तो साफ साफ लिखी दी गई है। एंड लिखिएगा ऑल एसेट्स और लाइबिलिटीज जो बेटा ट्रांसफर होंगी टू द वाई लिमिटेड, लिखेगा वो बुक वैल्यू पे ट्रांसफर होंगी। कौन सी वैल्यू पे? अगर आप ये पांचों कंडीशन इकट्ठी सेटिस्फाइड कर देंगे किसी भी मर्जर अमलगमेशन में तो उसे क्या बोला जाएगा? पोलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड। और अगर आप अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर, एंड इफ यू आर नॉट एबल टू सेटिस्फाइड एनी वन ऑफ द कंडीशन, तो वो क्या बन जाएगा? अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज। अब आप मुझे बताओ व्हेन ऑल द एसेट एंड, आप बताओ बिजनेस कब कैरी ऑन हो पाएगा? जब सारे एसेट ट्रांसफर होंगे या कुछ एसेट ट्रांसफर होंगे? सेम बिजनेस कब कैरीड ऑन होता है? आप मुझे बताओ, जब सारे एसेट ट्रांसफर होंगे या आधे एसेट ट्रांसफर होंगे? जब सारे एसेट। मुझे बताओ बिजनेस कब कैरीड ऑन होगा? जब उसके शेयर होल्डर सारे तुम्हारे बन जाएंगे या बस कुछ शेयर होल्डर बनेंगे? जब एक्स लिमिटेड के सारे शेयर होल्डर आपके शेयर होल्डर बनेंगे, ये सुनो। और यहां पे लॉ मेकर ने सारे ना लेके 90% लिया, और सुन लो इनकम टैक्स में ये 75% है। मतलब ऑलमोस्ट सारे शेयर होल्डर, द सब्सटेंशियल शेयर होल्डर ऑफ एक्स लिमिटेड शैल बिकम द शेयर होल्डर ऑफ हु कैरी ऑन द बिजनेस, शेयर होल्डर। तो लॉ मेकर यही तो बोल रहा है बिजनेस कैरी ऑन करने के लिए वी नीड द सेम शेयर होल्डर बेसिकली। द थर्ड वन, और कंसिडरेशन किस में देनी चाहिए? शेयर। भाई जब तुम कंसिडरेशन शेयर में दोगे तभी तो शेयर होल्डर ऑफ एक्स लिमिटेड विल बिकम द शेयर होल्डर ऑफ वाई लिमिटेड। और 4 पॉइंट बताने की जरूरत नहीं, वो तो साफ साफ बोल दिया बिजनेस कैरी ऑन। और जो भी तुम ऐसे ट्रांसफर करोगे बुक वैल्यू पे करना। याद रखना बिजनेस अगर कैरी ऑन करना है तो वो बुक वैल्यू पे ट्रांसफर होता है। क्यों? ताकि सेम वैल्यू ऑफ द बुक ट्रांसफर इन द अनदर कंपनी। अगर तुम उसे रीवैल्यू कर दोगे यानी फिर तो तुम उस एसेट को बेच रहे हो, तो बुक वैल्यू पे ट्रांसफर करना जरूरी इसलिए होता है। इफ यू सेटिस्फाइड 5 कंडीशन देन इट इज व्हाट? अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ, इफ यू नॉट एबल टू सेटिस्फाई द कंडीशन देन इट इज अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज। और मेथड कौन से लगेंगे अकाउंटिंग के मुझे बताओ? पोलिंग इंटरेस्ट मेथड, वहां पे क्या लगेगा? परचेज मेथड। कुछ आ रही है बात समझ में? आर यू गेटिंग हाउ द AS14 इज डीलिंग विद द सिचुएशन? अब मैं आपको एक बड़ा क्लासिक एग्जांपल दे रहा हूं, जरा ध्यान से। शुड आई चेंज दिस? क्यों नहीं हुई? नो उनको बाकियों को 10 को तो कैश दे देंगे ना। एंटिटी तो मर्जर अमलगमेशन होगा ही तब जब एंटिटी फिनिश। जनरल रूल क्या? आप दोबारा सुनना, अकाउंट पढ़ते पढ़ते कंपनी लॉ मत भूल जाना। जब ये 3 स्टेप होंगे वही मर्जर है, अदरवाइज मर्जर नहीं है। अगर ये 3 स्टेप नहीं होंगे तो मर्जर हो ही नहीं सकता लेडीज एंड जेंटलमैन, ये याद रखिएगा। कुछ आई बात समझ में? अब जरा ध्यान से सुनना, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको, आप मुझे बताएंगे, देखते हैं कौन बताएगा। एक एग्जाम्पल है, एक्स लिमिटेड, वाई लिमिटेड बाइक बिजनेस कर रही है, कार बिजनेस कर रही है, इसके सारे एसेट लाइबिलिटी ट्रांसफर हो रहे हैं, ये शेयर इशू कर रही है। लिखिएगा एंटिटी फिनिश हो गई, बिजनेस कैरी ऑन होगा। और जब मैं आज के बाद बोलूँ ना बिजनेस कैरी ऑन होगा, तो आप मान लेना सारी कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है। आज के बाद अगर मैं बोलूँ बिजनेस कैरी ऑन होगा तो क्या मानना? तो लिखना बिजनेस कैरी ऑन होगा। अब आपसे मैं पूछूंगा इस केस के अंदर, अब आप मुझे बताओ बिजनेस कैरी ऑन होगा, तो मुझे बताओ इंडस्ट्री से क्या नाम देगी? इंडस्ट्री से क्या नाम देगी? मर्जर। क्या यहाँ पे कंपनीज एक्ट लगेगा? और कंपनीज एक्ट 2013 में मुझे बताओ अप्रूवल कितनी लेनी पड़ेगी? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की, शेयर होल्डर की, NCLT की, यस और नो? यस। तो 3 अप्रूवल लेनी पड़ेगी।
अब आप मुझे बताओ, यहाँ पे 3 अप्रूवल लेनी पड़ेगी, दैट इज समथिंग सिंपल। अब मेरा एक सवाल और है यहाँ पे बताओ AS14 के अकॉर्डिंग AS14 इसे क्या बोलेगा? AS14 इसे नाम देगा क्या? अमलगमेशन। अमलगमेशन इन द व्हाट? इन द नेचर ऑफ मर्जर। अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर। और आप मुझे बता दो जल्दी से, आफ्टर मर्जर, आफ्टर मर्जर अब बताओ अकाउंटिंग कौन सी यूज होगी? कौन सी अकाउंटिंग यूज होगी बोलो? पोलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड। आर यू गेटिंग दिस ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट? दैट इज समथिंग सिंपल, दैट इज आफ्टर मर्जर। हम कौन सी अकाउंटिंग यूज करें? अब बताओ कॉन्सेप्ट एक हुआ या 3 अलग अलग हुए? ये 3 टीचर्स 3 बनाते हैं अलग, कॉन्सेप्ट एक्चुअली एक ही है। और यहाँ पे 5वां पॉइंट और सुन लो जरा, 5वां पॉइंट बिना लिखवाए बिना समझाए, इफ यू कैरी ऑन द बिजनेस, या लिखना मत, सुन लो, इफ यू कैरी ऑन द बिजनेस तो टैक्सेशन बेनिफिट मिलेंगे, इफ यू डोंट कैरी ऑन द बिजनेस तो टैक्सेशन बेनिफिट नहीं मिलेंगे। तो बिजनेस जब कैरी ऑन होता है तो टैक्सेशन बेनिफिट मिलते हैं, मतलब आपको टैक्सेशन में कुछ बेनिफिट दे दिए जाएंगे, अदरवाइज टैक्सेशन बेनिफिट आपको नहीं मिलेंगे। लॉजिक समझ आ रहा है आपको? तो तीनों चीज आपस में कनेक्ट हो जाएगी एक ही एग्जांपल में, कंपनीज एक्ट, इंडस्ट्री अकाउंट और इनकम टैक्स सारे इकट्ठे चलेंगे। अब बताओ जल्दी से, एक कॉन्सेप्ट अलग है या सेम है? सेम है, अलग बना दिए जाते हैं और बच्चा बेचारा जिंदगी भर कंफ्यूज हो रहता है। आई होप इट इज, और ऐसे काम किया, देखो कितना क्लैरिटी के साथ समझ में आ गया होगा। इट इज एवरी सिंगल वर्ड इज क्लियर, एक्चुअली हो क्या रहा है, कहानी हो क्या रही है। अरे गेटिंग दिस पॉइंट? आप सोच के देखो, आप प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो, यू कांट इमेजिन, ये है ना प्रोफेशनल का बच्चा समझ पाता है, एग्जीक्यूटिव का नहीं। आप मुझे बताओ प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो, कोई 11वीं 12वीं तो है नहीं, यहां पे एक सिंगल कॉन्सेप्ट गलत सीख लिया तो जिंदगी बर्बाद हो सकती है। कैन यू इमेजिन दिस? मैं गलत कह रहा हूं? क्या पता वो कॉन्सेप्ट जो तुमने गलत सीखा, तुमने कहीं बोल दिया और वहां पे तुम्हें वहां से निकाल दिया गया, क्या पता सारी अपॉर्चुनिटीज कॉन्सेप्ट की वजह से आपकी लूज कर लो। गलत तो नहीं कह रहा? इसलिए बेटा प्रोफेशनल कोर्सेज में CA, CS, CMA यहां पे बहुत जरूरी हो जाता है कि आप लोग हर कॉन्सेप्ट को सही समझें और सारे इंटरलिंक करके समझें, तभी इट इज कॉल्ड, तभी तो हम सारी जब भी आप मिलते हो तो एक ही चीज बोलते हैं, फोकस ऑन द नॉलेज। नॉलेज, यही तो नॉलेज है, इसी पे तो फोकस करना है। और चीजें, और एक बात और बताऊं, चीजें जब गलत सीख लेते हो ना, तो गलत चीजें सीखने के बाद नई चीजें आप दिमाग में घुसने भी नहीं देते हैं। स्टूडेंट घुसने भी नहीं देता नई चीजों को, वो पुरानी चीजों पे लगा रहता है और पता नहीं कितना नुकसान अपना कर लेता है। Are you getting this? It is a, you know, that matter of concern. It is a matter of big concern. और बहुत सारे बच्चे गलत चीजें पढ़कर अपना करियर एक्चुअली नुकसान कर चुके हैं, अपना करियर में नुकसान कर चुके हैं। अभी मेरे पास एक बच्चे का फोन आया आपको बताता हूँ, मैंने ना एक 600 रुपीज़ के आसपास ऑलमोस्ट फ्री करके एक है ना विजय भवा बैच बनाया। उस विजय भवा बैच के अंदर एक कॉन्सेप्ट हमने बच्चों को, कुछ कॉन्सेप्ट मतलब कुछ चैप्टर हम बच्चों को फ्री दे देते हैं लास्ट के 2 महीने में, ताकि वो कर लेंगे। तो एक है ना ओल्ड सिलेबस में पेपर हुआ करता था RCD का, क्या होता था? RCD का पेपर होता था। तो उसका फ़ोन आया, कह रहा सर मैं ना वहाँ पे RCD में एक टॉपिक होता था CRPC, वो CRPC GIGL वाला CRPC नहीं है, वो अलग चीज़ है, और उसके ऊपर हमने 21 क्लास ली हैं उस CRPC के ऊपर। अब क्या है दैट वो 2017 के सिलेबस में आया था, 2017 के सिलेबस में आया। कह रहा सर मैं आपकी वो है ना विजय भवा का बैच देख रहा हूँ, उसमें RCD में देख रहा हूँ। उस बंदे ने मेरे से 10-15 मिनट बात करी और 10-15 मिनट सिर्फ एक ही चीज़, सर थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, आपने क्या करवाया है, मतलब वो बंदा रुका ही नहीं। मैंने कहा ओके ओके थैंक यू, अब मैं भी क्या बोलूँ इसके ऊपर। और वो इतना खुश हो के बोल रहा है ना कि सर मैं बता नहीं सकता। तो फिर उसने जो आगे की बात बताई ना, मतलब एक शॉक माई माइंड। कह रहा सर ये सिलेबस है ना जो 2017 में आया था, अब 2022 आ गया, मतलब 2022 का सिलेबस आ गया, 2025 में बैठे हो आप लोग, तो जब 2022 का सिलेबस आ गया, वो बच्चा कह रहा सर 2017 से लेकर 2022 मतलब 5 साल हो गए हैं, मैं पास नहीं हुआ सर इस RCD के पेपर में। और कह रहा इस RCD की क्लास मैंने 5 टीचरों से ली है सर, हर अटेम्प्ट में बदली है सर क्लास। कह रहा पता नहीं जितने भी टीचर्स ने नाम बताए, आई कांट नेम, कह रहा 5 इंस्टीट्यूट से सर मैंने क्लास ली RCD की। कह रहा सर पता नहीं क्या, कह रहा एक टीचर ने तो क्या किया, CRPC GIGL का उठा के दे दिया। कह रहा यही होता है, कह रहा सर लिटरली बर्बाद कर दिया। कह रहा सर 5 साल हो गए। कह रहा आज मैं आपकी वीडियो पढ़ रहा हूं, आज मुझे समझ में आ रहा है कि होता क्या है CRPC, एंड आई एम गेटिंग क्लैरिटी। मुझे लग रहा है मैं पास हो जाऊंगा, अगर पास नहीं हुआ तो अगला जो जून अटेम्प्ट आने वाला है वो लास्ट अटेम्प्ट है उसका, ओल्ड सिलेबस का। तो कह रहा सर फिर मैं आपकी दिसंबर के बाद क्लास लूंगा अगर पेपर अच्छा नहीं गया तो। कैन यू इमेजिन
वन यू नो दैट 4 जगह से बच्चे ने क्लास ली, 4 बार उसने पैसे दिए हैं। मैंने कहा भाई तूने हमारी क्यों नहीं, कह रहा सर पता ही नहीं था। एक्चुअली वी स्टार्ट यूट्यूब वेरी लेट, तो हमें यूट्यूब पे एक्टिव हुए अभी 1.5 साल 2 साल ही हुए हैं। तो सर कह रहा उस टाइम पता ही नहीं था 2017 में 2018 में, जिसने बता दिया उसकी क्लास ले ली। दैट हैपेंस। चलो एनीवेज, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मर्जर एंड अमलगमेशन। और इनकम टैक्स वाला भी कनेक्ट करेंगे, लेकिन इनकम टैक्स अभी कनेक्ट नहीं करेंगे। पहले बताओ अकाउंटिंग एस्पेक्ट समझ में आया? और अकाउंटिंग एस्पेक्ट समझने के बाद अकाउंटिंग एस्पेक्ट समझाने के बाद ध्यान से सुनिएगा। वेरी गुड अहमद रजा। और बेटा अकाउंटिंग एस्पेक्ट पूरा अब मैं आपको ये समझाऊंगा, लेसन 6 कवर है इसके अंदर। फिर वो टैक्सेशन वाला शायद लेसन 7 होगा, आई डोंट नो कौन सा, वो देख लेंगे। तो वो हम करेंगे, पूरा करवाऊंगा वर्ड बाय वर्ड फ्रॉम द आईसीएसआई मॉड्यूल। ठीक है, ऑनलाइन वालों जो बाहर के स्टूडेंट हैं, जो रेगुलर है आपकी क्लास गूगल ड्राइव में अपलोड हो जाएगी, लेकिन जो बाहर वाले स्टूडेंट हैं यूट्यूब वाले हैं, ये वीडियो प्राइवेट रहेगी और ये वीडियो प्राइवेट लिंक ही आएगा आपके ग्रुप में, इसी टाइम देखनी पड़ेगी, उसके बाद वीडियो प्राइवेट हो जाएगी, उसके बाद आपको ये वीडियोस नहीं मिलेगी। आई होप इट इज ओके विद यू। चलिए, तो अभी के लिए इतना ही, रेस्ट ऑफ द थिंग वी डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच। वेडनेसडे का टारगेट सुन लो, 8:30 से 11:30 टारगेट सुन लो, पूरा लेसन 6 खत्म करेंगे। पूरा लेसन 6 एक क्लास में, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है लेसन 6, ईजिली मुझे लगता है 2.5 से 3 घंटे में हम लोग फिनिश कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।